और पृथ्वीराज चौहान के बीच में द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध के में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और इस हार ने ही यहाँ पे मुस्लिमों को अपना आधिपत्य जमाने के लिए या अपना आधिपत्य मुस्लिम जमा लिए और यह लगभग धीरे धीरे करते हमारे संपूर्ण भारत में फैल गए। तो कौन सबसे महत्वपूर्ण था? मुस्लिम तो वैसे हमेशा आते थे, आक्रमण करते थे, लूटपाट करते थे और चले जाते थे, लेकिन जब तराइन का युद्ध हुआ तो यह एक तरह से निर्णायक युद्ध था मुस्लिम शासक को यहाँ रहने के लिए। मोहम्मद गौरी तो चला गया, लेकिन अपने साथ जो उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसको यहाँ पे छोड़ गया था और इसने ही गुलाम वंश की स्थापना की और यहाँ पे मुस्लिमों का शासन शुरू किया। हम एक तरह से कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से लेके और 18वीं शताब्दी तक लगभग मुस्लिमों का शासन भारत में रहा और इस अवधि के बीच में यानी कि 12 से 18वीं शताब्दी के बीच में जितनी भी शिक्षण क्रियाएं हुई, जितनी व्यवस्थाएं हुई, वो लगभग मुस्लिमों के द्वारा ही संचालित की गई थी और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य क्या था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1992 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। हम एक तरह से कह दें कि यहाँ शिक्षा के बारे में बता चुके हैं कि मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा रुझान शिक्षा के प्रति था, तो इसलिए वो भारत में आए तो हमारे यहाँ वैदिक और बौद्धकालीन शिक्षा प्रचलित थी। तो यहाँ पे आने के बाद वह अपने इस्लाम का प्रसार करने लगे, मुस्लिम धर्म का प्रसार करने लगे। तो इसके साथ साथ उनको ये लगा कि यहाँ पे अगर मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो इस्लाम धर्म को प्रसार करने में या इसको फैलाने में उनको और ज़्यादा सुविधा मिल सकती है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे मुस्लिम शिक्षा की व्यवस्था की। क्योंकि अगर देखें तो शुरुआती समय में इसमें बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे इनकी अवधि बढ़ी, जैसे जैसे समय काल बढ़ा, इनका आधिपत्य यहाँ पे बढ़ा, इनका शासन व्यवस्था यहाँ पे बढ़ा, तो शिक्षाएँ भी बढ़ने लगी। उनके उद्देश्यों के बारे में हम कल चर्चा कर चुके थे। आज हम विशेषताओं के बारे में देखेंगे। विशेषताएं में हमने यहाँ लिखा है कि मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएं। मध्यकालीन शिक्षा की सबसे पहली विशेषता जो है वह है बिस्मिल्लाह रस्म। जैसे वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था, बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता था, वैसे ठीक वैसे ही मुस्लिम काल में यह बिस्मिल्लाह रस्म होता था। कितने वर्ष में होता था? 4 साल 4 महीने 4 दिन में। जब बालक 4 साल का 4 महीने और 4 दिन का हो जाता था तो यह इस रस्म को किया जाता है। यह एक तरह से कहा जाए तो मुस्लिमों का संस्कार था। इस संस्कार के द्वारा बालक को पढ़ने लिखने का ज्ञान दिया जाता था। मौलवी आते थे, उनके सामने बालक को ले जाया जाता था और कुरान की कुछ आयतों को, जैसे श्लोक होता है वैसे उनके आयतों को कुछ बुलवाया जाता था। अगर बालक, क्योंकि अवधि उनकी कम होती थी, अगर बालक बोलने में असमर्थ होता था, नहीं बोल पाता था, तो ऐसे समय में बालक से सिर्फ एक शब्द कहवाया जाता था। वह शब्द क्या था? बिस्मिल्लाह। इस बिस्मिल्लाह शब्द को बुलवा के उसको यह मान लिया जाता था कि बालक अब पढ़ लिख सकता है। तो यह भी बिस्मिल्लाह रस्म था। इस रस्म के द्वारा शिक्षण क्रियाएं बालक शुरू करता था और यह शिक्षण क्रियाएं मौलवी उसको घर पे आके ही करवाता था। कभी कभी ऐसा होता था जो लोग गरीब होते थे या जिनका सामर्थ्य नहीं होता था, वह लोग मौलवी के पास खुद यानी कि मस्जिदों में जाके इस रस्म को पूरा करवाते थे। पहला आपको समझ में आ गया बिस्मिल्लाह रस्म। अगर आपसे प्रश्न पूछता है, क्योंकि अक्सर आता भी है कि बिस्मिल्लाह रस्म क्या होता है, तो यह आपका 1 नंबर का प्रश्न है। तो आप कह सकते हैं कि जब बालक 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता है तो इस रस्म को कराया जाता है। यह मौलवी के सामने बच्चे को उपस्थित कराया जाता है। यहाँ पे बच्चे से कुछ कुरान की आयतों को बोलने के लिए कहा जाता है। अगर बालक नहीं बोल पाता, बच्चा नहीं बोल पाता, असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में बालक से कहा जाता है कि वह सिर्फ एक शब्द करे बिस्मिल्लाह और इस शब्द
बुलवा के इस रस्म को पूरा किया जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ उपनयन संस्कार होता है, जैसे बौद्ध धर्म में प्रवज्जा संस्कार होता है, सेम यही स्थिति इस बिस्मिल्लाह संस्कार की है। आपका 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट। दूसरा है शिक्षण संस्थान। अभी हम शिक्षण संस्थाओं के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में यहाँ हमारी विशेषता है, तो इसलिए हम शिक्षण संस्थाओं के बारे में आपको बता रहे हैं कि शिक्षण संस्थाएं 2 प्रकार की मुख्य थी तो बहुत सी, लेकिन 2 प्रकार की मुख्य थी। पहला क्या था? मकतब, और दूसरा मदरसा। मकतब क्या था? आपकी प्राथमिक शिक्षा थी, और मदरसा उच्च शिक्षा। इसके बारे में, मकतब के बारे में हम आगे बताएंगे। मकतब जैसे कि कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है किताब या पढ़ना लिखना। तो हम आगे आपको इसमें जब आगे की संस्थाओं के बारे में पढ़ाएंगे, मुस्लिम कालीन संस्थाओं के बारे में, तो उसमें अच्छे से बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही जानेंगे। मदरसा क्या था? यहाँ उच्च शिक्षा दी जाती थी। मकतब में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा, जैसे बालक को पढ़ना लिखना, गणित का आयातों को बोलना, इन्हीं सब की शिक्षाएं दी जाती थी। और मदरसा में सभी प्रकार की शिक्षाएं, यानी उच्च शिक्षा थी, सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, चाहे वह नीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सब चीज़ की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। यहाँ तक कि सैनिक शिक्षा भी यहाँ पे दी जाती थी। तो ये संस्थाओं को मुख्य रूप से 2 ही है, लेकिन अगर आप संस्था को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी संस्थाएं हैं, जिनको आगे बताएंगे। तीसरा है शिक्षण विधि। जैसे सभी समयावधियों में शिक्षण विधि मौखिक थी, ठीक वैसे ही इसमें भी शिक्षण विधि मौखिक ही थी। बालक को रटने पे विशेष जोर दिया जाता था। उनको व्याख्यानों द्वारा, भाषण द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा बुलवाया जाता था। तो यहाँ शिक्षण विधि की अगर बात करें तो यह मौखिक थी। गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य के संबंध जैसे हम लोग के बहुत मधुर थे, वैसे ही यहाँ भी मुगल काल में भी बहुत मधुर थे। लेकिन अपवाद स्वरूप में आप समझ सकते हैं, लेकिन जब औरंगजेब की बात आती है तो वहाँ गुरु शिष्य के संबंधों को देख के ऐसा लगता है कि इनका संबंध बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन सिर्फ एक ही मिलता है अपवाद के रूप में, बाकी गुरु और शिष्य का संबंध भी मधुर था। औरंगजेब चूंकि अपने गुरु को अपने ही राज्य और अपने सभागार में बुला के उसको बहुत बेइज्जती करता है, तो इसलिए यह माना जाता है कि गुरु शिष्य का संबंध अच्छा या मधुर नहीं था, लेकिन बस वह एक। बाकी सब जगह देखा जाए तो मौलवियों का या गुरुओं का शिष्यों से संबंध मधुर था। परीक्षा प्रणाली में यह बताया जाता है कि इनको कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। परीक्षा प्रणाली बालक को उसकी योग्यता के आधार पे उसको प्रमोट किया जाता था, उसको पदोन्नत किया जाता था, उनको अगले कक्षा में भेज दिया जाता था। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी कि इनको कोई प्रमाण पत्र दिया जाए। तो इसलिए यह कहा जाता है कि परीक्षा प्रणाली का भी कोई विशेष स्थान नहीं था या इसके लिए कुछ लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम देखें तो उपाधियाँ प्रदान की जाती थी। यह उपाधि थी काबिल, आलिम और फाजिल। यहाँ किसके लिए? जब उच्च शिक्षा यानी कि मदरसा में शिक्षा प्रदान की जाती थी तो जो साहित्य में बहुत निपुण होता था उसे काबिल की उपाधि प्रदान की जाती थी, और जो धार्मिक शिक्षा में बहुत निपुण था, धार्मिक में इस्लाम धर्म की बात हो रही है, जब धार्मिक शिक्षा में बहुत निपुण था तो उसे आलिम सब उपाधि दी जाती थी। और वहीं तर्क और दर्शन शास्त्र में जो बालक बहुत निपुण होता था उसे फाजिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। तो इसलिए यह उपाधियों के बारे में एक विशेष बात होती है, और बाकी कोई प्रमाण पत्र परीक्षा की प्रणाली नहीं था कि कब लेना है, कैसे लेना है, या प्रमाण पत्र बच्चों को देना है कि नहीं देना है, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। दंड और पुरस्कार। मुस्लिम काल में बालक बहुत ही अनुशासन प्रिय तरीके से रहते थे। उनको हर समय का पूर्ण ज्ञान होता था कि हमको किस समय कौन सा काम करना है, कब हमको पढ़ना है, कब उठना है, कब हमको नमाज अदा करना है, हर चीज़ को इनको पूरी व्यवस्था की गई थी। अगर बालक उससे उपेक्षित करता है या बालक अपने नियम से हटता है, अनुशासन भंग करता है, तो उनको दंड
भी दिया जाता था। यह दंड बहुत कठोर होता था। उनको कोड़े से मारा जाता था, हाथ से मारा जाता था, डंडे से मारा जाता था, तरह तरह की यातनाएं प्रदान की जाती थी। तो ये क्या दंड उनको कठोर होता था। अब पुरस्कार के मामले में कहा जाता है कि अगर बालक बहुत होनहार होता था, वीर होता था, तो ऐसी स्थिति में बालक को पुरस्कार दिया जाता था। वह पुरस्कार क्या होता था? राज्य के शासन में उसको कोई उच्च पद प्रदान किया जाता है, या राज्य में जो बहुत उच्च पद के लोग होते थे वह उनको अपने अधीन रख लेते थे। तो यह उनका पुरस्कार होता था कि वह सेना में उच्च पदों पे आसीन हो जाते थे। स्त्री शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि पर्दा प्रथा होने के कारण स्त्री शिक्षा नहीं था मुस्लिम काल में, लेकिन मकतब में छोटी बच्चियां जाके शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, वह भी सिर्फ और सिर्फ कुरान का पढ़ने के लिए। बाकी इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं होती है कि मदरसों में लड़कियां जाके शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। कहीं कहीं हमको यह भी देखने को मिलता है कि घर पे ही जो अन्य विदुषी औरतें होती थी, मुस्लिमों की जो विदुषी औरतें होती थी, वही उनको आके शिक्षा प्रदान करती थी। लड़कियों को घर के अंदर ही आके शिक्षा भी प्रदान करती थी। और कभी कभी यह भी देखा जाता था कि मकतब में लड़कियां सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने चली जाती थी, लेकिन वह भी उच्च कुल की लड़कियां सभी नहीं। व्यावसायिक शिक्षा का बोलबाला था। मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा को विशेष स्थान दिया जाता था। यहाँ हमने लिखा भी है, ललित कला, हस्तकला, वास्तुकला, दस्तकारी, नक्काशी, जरी, मरमर, तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध संचालन, शस्त्र की शिक्षा, यह सब व्यावसायिक शिक्षा था, इनको दिया जाता था, क्योंकि हस्तकला को विशेष स्थान मुस्लिम काल में प्राप्त था। इसी से इनका व्यवसाय भी चलता था, क्योंकि यह शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब उच्च मदरसा में जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला जाता था तो इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, क्योंकि अस्त्र शस्त्र की शिक्षा, युद्ध का संचालन, तीरंदाजी, घुड़सवारी, यह तो इनको सैनिक के लिए प्रदान की जाती थी। अन्य कार्यों में इनको रोजगार के लिए शिक्षाएं दी जाती थी। तो ये क्या था? व्यावसायिक शिक्षा। छात्रावासों के मामले में यह बताया जाता है कि मस्जिदों के पास, मदरसों के पास जब बहुत दूर दूर से बालक शिक्षा ग्रहण करने आते थे तो 200 से लगभग 400 बालकों के रहने के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन यह सब जगह नहीं था, बस उच्च शिक्षा के लिए ही था, यानी कि मदरसों के पास हर जगह नहीं थी, कहीं कहीं यह व्यवस्था प्रदान की गई थी। पाठ्यक्रम में आइए। पाठ्यक्रम में यहाँ बताया गया है कि पाठ्यक्रम 2 तरह के बनाया गया था, एक प्राथमिक के लिए, एक उच्च के लिए। तो प्राथमिक यानी मकतब के लिए वहाँ बताया भी है कि मकतब में पढ़ना, लिखना, अंकगणित, वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान और कुरान की आयत, इनके बारे में हम बस जानते थे, यानी कि इन्हीं को ही बालक को पढ़ाया लिखाया जाता, जो जरूरी है उसके आगे नहीं। और अगर मदरसा की बात करें तो इसके अंतर्गत भौतिक, धार्मिक शिक्षा, गणित, कानून, कृषि, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंसा, व्याकरण और यह अन्य शिक्षाएं भी इनको प्रदान की जाती थी। वह कहाँ? उच्च शिक्षा में या फिर मदरसा के अंदर। साहित्य और इतिहास का युग इसको माना ही जाता था, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि जितने भी हमारे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत थे, इस काल में, मुगल काल में उनका फारसी में अनुवाद कराया गया था, क्योंकि इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। इसलिए साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। शिक्षण विधि के अंतर्गत यह बात की जाती है कि व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, या फिर खास तौर पे बालकों को व्याख्यान विधि के माध्यम से ही सब कुछ सिखाया जाता था और पढ़ने लिखने पे विशेष जोर नहीं दिया जाता था, कारण कि लिखने पे बहुत ज़्यादा खर्च आता था। इसलिए यहाँ व्याख्यान विधि का और मौखिक विधियों की बात हम करते हैं। आपने देखा कि विशेषताओं के अंतर्गत हम लगभग छोटे छोटे सारे टॉपिक को बता चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं, और बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।